Recording in progress. Endorsement. ध्यान से. The term endorsement can also be pronunciated as endorsement. This term is said to have been derived from Latin word endorsum, which means upon the back. In upon dorsum back. मतलब एंडोर्समेंट जो वर्ड है इसको लैटिन लैंग्वेज में इंडोर्सम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अपॉन दी बैक, मतलब किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे. अब अगर आपको किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट करना है, तो आपको उसके पीछे, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जिससे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो जाए. क्लियर? सो फॉर द पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाए, एंडोर्स हो जाए. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे आप कुछ ऐसी चीजें लिखने जा रहे हो जिससे वो इंस्ट्रूमेंट आप किसी और को दे सकते हो. अब देखो क्या है. एंडोर्समेंट मीन्स signature of the person which is generally made at the back of the instrument for the purpose of transfer the right to another person. क्लास 11th में तुम लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी, एंडोर्सर, एंडोर्सी. याद है? नहीं याद है? सुनो क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं इसकी. ये है हमारा सेलर, ये है बायर. सेलर बायर को क्या देगा, गुड्स या फिर सर्विस. अगर बायर के पास पैसा नहीं होगा, मनी नहीं होगा, तो बायर बोलेगा बॉस पैसा तो नहीं है बट गुड्स मुझे चाहिए. तो सेलर बोलेगा अगर क्रेडिट देना है, उधारी देनी है, तो उसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ तो होना चाहिए. तो बायर कहेंगे एक काम करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सेलर ने क्या किया, बायर को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीओई बना दी. बायर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा थ्रू हिज सिग्नेचर्स, और उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस सेलर को रिटर्न कर देगा. ठीक है. सेलर जो है वो क्या बन जाएगा, बिल का ड्रॉअर, और बायर जो है वो ड्रॉई. क्लियर? अब देखो क्या होता है. ये हो गई अपनी कहानी खत्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनकर रेडी होता है. अब यहां पर एक पर्सन है, ये है मान लो होलसेलर. होलसेलर से माल खरीदता है एक रिटेलर, फिर कस्टमर को देता है. ये है होलसेलर. होलसेलर ने कहा सेलर से, भाई आई वांट माय पेमेंट, मुझे एक पेमेंट चाहिए. होलसेलर ने कहा कि सॉरी अपने रिटेलर ने कहा कि मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं. तो होलसेलर ने कहा फिर एक काम करो, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप मुझे कोई एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर दो जिसको देखकर मैं ये मान लूं कि हाँ पैसा तो नहीं आया बट कभी ना कभी मिल जाएगा. तो ड्रॉअर ने क्या करा, वो बिल जो उसने इसके नाम पर बनाया इसको उठाकर ट्रांसफर कर, और ये बोला कि कल तक ये जो बिल मैंने बनाया ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कल तक इसके पैसे मुझे मिलते, लेकिन आज मैं अपना ये राइट तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं. तो होलसेलर कहेगा सर आप मुझे ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन मुझे ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दी, तो फिर मैं क्या करूंगा. तो ड्रॉअर ने बोला, मतलब अपने सेलर ने बोला कि मैं इस बिल के पीछे आपका नाम लिख रहा हूं एज एन एंडोर्सी, और उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर रहा हूं, जिससे ये डिनोट होता है कि बिल बनाने वाला तो मैं हूं और बिल का पैसा भी मुझे ही मिलता, बट मुझे भी तो किसी को पेमेंट करनी होगी, इसलिए मैंने बिल के पीछे साइन करके आपका नाम लिखकर ये जता दिया है कि अब इस बिल की पेमेंट मुझे नहीं मिलेगी, होलसेलर को मिलेगी. So this is the process of endorsement
जहां पे एक पर्सन बिल के पीछे अपने सिग्नेचर करता है और वो बिल किसी और को ट्रांसफर कर देता है। क्लियर? जिस भी पर्सन को वो बिल ट्रांसफर करेगा उस पर्सन के पास राइट आ जाएगा, राइट टू टेक पेमेंट। क्लियर? उसको ही पेमेंट मिलेगी। सो इन दिस केस जो आपका सेलर है वो ड्रॉअर तो था ही था, साथ में क्या हो गया, एंडोर्सर, और जिसको ट्रांसफर हुआ है वो एंडोर्सी, और बायर तो अपना ड्रॉई पहले भी था। और क्लियर हुआ? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? डन? पक्का? चलो आगे। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट provides when a maker or holder of negotiable instrument sign the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on the slip of paper annexed thereto on the slip of paper annexed thereto, or sign the same purpose stamped paper intended to be complete to be a negotiable instrument said to endorse the same and called the endorser. सुन, सेक्शन नंबर 15 ये कहता है जिस पर्सन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जिस पर्सन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे अपने साइन कर देगा, पहली बात। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, एक पेपर पे अपना साइन करेगा और नाम लिख देगा और उसको इनेक्स्ड कर देगा। इनेक्स कर देगा मतलब अटैच कर देगा, है ना? वो होता है ना डॉक्यूमेंट में अपन कुछ और डॉक्यूमेंट पे अटैच करते हैं, तो वो भी यही कह रहा है। आप नेगोशिएबल में मत लिखोगे, चाहो तो एक पेपर के पीछे एक और कागज लगाओ, उस पर साइन कर दो और एंडोर्सी का नाम लिख दो। क्लियर? आगे इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, स्टाम्प पेपर के पीछे भी साइन कर सकते हो। तीनों ही केस में जो भी मेकर, जो भी ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर रहा है और उस बिल को किसी XYZ पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में उस ड्रॉअर को क्या कहा जाएगा, एंडोर्सर कहा जाएगा। क्लियर? तो एंडोर्समेंट कैसे कर सकते हो, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे ही साइन कर दो, या फिर एक अलग से पीस ऑफ पेपर लेकर आओ, उस पे नाम लिखो, उस पे साइन करके उसको NI के साथ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर दो और एंडोर्स कर दो, अपना राइट किसी और को दे दो। क्लियर हुआ? चलो आगे। Therefore, endorsement means writing of a person's name other than maker. मैं अपने आप को एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, इसलिए क्या लिखा है, अदर देन मेकर। अगर मैं खुद को, जैसे चेक अपने नाम पे बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, सेल्फ चेक अपने नाम पे बना सकते हैं, ठीक है? वैसे ही आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद को एंडोर्स नहीं कर सकते। आप भले ही NI अपने नाम पे बना लो, वैसे तो वो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खुद को एंडोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी तो आपका ही राइट था ना उस पे, क्या वापस से आपका राइट आ जाएगा? जब पहले आपका राइट ऑलरेडी है तो डबल से लाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप खुद के ऊपर नहीं बना सकते। जैसे चेक आप अपने ऊपर बना सकते हो, मेरी ही चेक बुक पे मैं अपना ही नाम लिखकर जाऊंगा और अपने ही बैंक से पैसा ले सकता हूँ, सेल्फ चेक कहते हैं, लेकिन NI के साथ अपन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो। हाँ, राइटिंग ऑन दी पर्सन्स नेम ऑन दी फेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे ही नाम लिख सकते हो, आप चाहो तो NI के ऊपर भी नाम लिख सकते हो, लेकिन चेक के केस में जगह तो होती नहीं, चेक में कहाँ लिखोगे, जगह ही नहीं है, तो चेक में यूजुअली पीछे लिखता है। बट अगर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जस्ट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, अगर जगह बच जाती है तो आप आगे भी लिख सकते हो, इसलिए फेस, और चाहो तो बैक पे भी लिख सकते हो, बैक पे तो हमेशा जगह होगी, तो आप फेस पे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो, या फिर स्लिप ऑफ पेपर पे भी लिख सकते हो, बस उसको अटैच करना मत भूलना, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा किसी को। क्लियर? For the purpose of negotiation, the person signing the instrument is known as the endorser. The person whose favor it is endorsed is known as endorser. Clear? तो सुनो, नाम किसका लिखना है, एंडोर्सी का,
अपना नाम मत लिखना, मेकर का भी अपना नाम नहीं लिखेगा, किसका लिखेगा, एंडोर्सी का। अपना नाम क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसी का नाम तो लिखा होगा ना, इसलिए वो किसी और का नाम लिखेगा। क्लियर। इसके अलावा जो इंसान उस पर साइन करेगा वो क्या कहलाएगा, एंडोर्सर, और जिसके नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोर्सी। जैसे इस सिचुएशन में होलसेलर विल बिकम एंडोर्सी और रिटेलर विल बिकम एंडोर्सर। क्लियर, पक्का। चले आगे। अब आओ essentials of negotiable instrument. It must be instrument of itself or a separate slip of paper. सर एंडोर्समेंट यानी आप इंस्ट्रूमेंट में ही के पीछे ही आप साइन करके लिख दो, या फिर आप चाहो तो स्लिप ऑफ पेपर का भी यूज कर सकते हो। दोनों ही तरीकों में आपका जो बिल होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोर्समेंट। ठीक है, कोई डाउट? आगे, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन इट्स मस्ट बी साइंड बाय एंडोर्सर। आप अगर अपना राइट किसी और को दे रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड साइन, ठीक है। जब कभी भी आप अपने राइट, किसी भी चीज का राइट हो, है ना, आप अपनी प्रॉपर्टी भी देते हो किसी को तो साइन करते हो ना उस पे, है ना। कोई बिल भी दोगे तो भी साइन करोगे अपना। तो ऐसे ही अगर आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे रहे हो तो उसमें आपको साइन करना पड़ता है। क्लियर? अपन 3 बार हो गया, 3 बार गिन रहा हूं मैं यार भी बन गए। चलो, the instrument may contain an addition to the signature of the endorser, the name of endorser। ये चीजें पता है पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर यही चीज पढ़ी। जस्ट बिकॉज दीज आर एसेंशियल्स तो इन लोगों ने अपन को अलग से दे दिया। तो ये कहा गया है कि पहली बार आप आगे फेस पे लिखो, पीछे लिखो या स्लिप लगा के लिखो, पहली चीज। दूसरी चीज, एंडोर्सर का नाम होना चाहिए, सॉरी एंडोर्सर का साइन होना चाहिए। तीसरी चीज, किसको राइट दे रहे हो, एंडोर्सी को राइट ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम भी होना चाहिए। क्लियर? नो पर्टिकुलर फॉर्म और वर्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट। ये चौथे पॉइंट हो गया, इन लोगों ने अलग दिया है, यू कैन आल्सो राइट सेपरेटली, जिसमें ये बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं इस चीज का कि पहले नाम लिखो फिर साइन करो, और साइन लेफ्ट में होना चाहिए राइट में। पीछे पेपर है ब्लैंक, आप कहीं भी साइन कर दो, कहीं भी नाम लिख दो, बस ऐसा नहीं है, थोड़ा अच्छा तरीका यूज करना, ऐसा नहीं कि ऊपर नाम लिख दिया साइन सबसे नीचे कर दो। तो फॉर्मेट कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट कोशिश करना बेस्ट से बेस्ट फॉर्मेट हो एक लीगल लैंग्वेज में। क्लियर? आया ये पॉइंट भी समझ में आया? चलो लास्ट देखो, एंडोर्समेंट इज कंप्लीट व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी with an intention of passing the property to the endorser। तो देखो एंडोर्समेंट में होता क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। कैसे? कल तक उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं था, जैसे ही मैंने एंडोर्समेंट कर दिया प्रॉपर्टी का मालिक एंडोर्सी हो। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपकी है तो आपकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है ना। होता है ना स्कूल्स में होता था, हुज प्रॉपर्टी इज दिस, तो कोई भी चीज है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कल तक आपका था, जिसकी पेमेंट कल तक आपको मिलने वाली थी, आज उसकी पेमेंट किसी और को मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। अपन हंस क्यों रहे हैं बार बार? ऐसा तो नहीं वो 3 इडियट्स वाला हो गया कि बहुत मजा आ रहा है कि लॉ पढ़ रहे हैं। चलो ये क्लियर हुआ? ये पूरा अपना यहाँ पे एंडोर्समेंट खत्म। बायर को सिर्फ पेमेंट करना, वो पेमेंट अब किसके खाते में जाता है ये डिपेंड करता है। जो उस बिल को लेकर बैंक में चला गया उसको पेमेंट मिल जाएगा। मुझे तो इतना पता है कि मुझे बायर के अकाउंट से पैसा निकालना है, वही इंसान पैसा निकाल पाएगा जो बिल को होल्ड करके रखा। क्लियर? समझ में आया था? और कोई डाउट है? कोई नहीं? शांत मत बैठा करो, बोल दिया करो। चलो, हु मे एंडोर्स, कौन कौन बिल को एंडोर्स कर सकता है? देखो, द फर्स्ट एंडोर्समेंट कैन बी मेड बाय पेई।
Subsequently, endorsement can be made by any person who becomes the holder of the instrument. ये अच्छा था, जगह है हाँ। ये है हमारा सेलर और ये है वही बायर। बिल बनाता कौन है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है। एक्सेप्ट कौन करता है? बायर। वापस किसको देता है? और सेलर को। मतलब बिल सेलर के हाथों। कभी कभी सेलर क्या कहता है कि आप पेमेंट डायरेक्टली मुझे दे दो, और कभी कभी किसको दे देना। अगर सेलर बिल बनाता है तो वो दो चीजें कहता है, या तो पेमेंट मुझे कर देना, या फिर जिसके पास हो नहीं, जब बिल बनता है उसी टाइम क्लैरिफाई हो जाता है, या तो पेमेंट मैं ही लूंगा या फिर कौन लेगा? ड्रॉर या पेई। पेई को मिलती है ना पेमेंट, नहीं पता। तीन लोग होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक ड्रॉर, एक ड्रॉई और एक पेई। ड्रॉर बिल बनाता है, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है, और पेई वो होता है जिसको पेमेंट मिलती है। क्लियर? ड्रॉइंग एंड पेई कैन बी अ सेम पर्सन और अलग अलग भी हो सकते। क्लियर? तो अब देखो, यहाँ पे सेलर ने किसी और का नाम लिख दिया, जैसे इसको अपन ने बना दिया बिल का पे। मतलब ये वो पर्सन है जिसको पेमेंट मिली। ठीक है? इसने क्या करा, इस बिल को अपने किसी फ्रेंड को एंडोर्स कर दिया। कर सकता है? कर सकता है। इसका नाम लिख दिया, ये इसका फ्रेंड था। अब इस फ्रेंड को किसी और को पेमेंट देनी थी, इसने ट्रांसफर कर दिया इसको, है ना। इसने अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, गिफ्ट में दे दिया। इसने अपने किसी और दोस्त को गिफ्ट में दे दिया। इसके घर में इसकी काम वाली बाई को इसने गिफ्ट दे दिया, नहीं गिफ्ट नहीं दिया, काम का पैसा दे दिया। क्लियर? तो ऐसे करते करते देखोगे तो ये बिल लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। जितना मन चाहे उतना एंडोर्स हो सकता है, बट एंडोर्समेंट कर कौन सकता है? एक इंसान जो सबसे पहला होता है जो एंडोर्समेंट कर सकता है, वो होता है हमारा पेई। पेई मतलब वो पर्सन जिसको इनिशियली गुड्स बिल की पेमेंट मिलने वाली, इनिशियली मतलब सबसे पहले उसने उस बिल को एंडोर्स कर दिया। जिसको भी किया होगा वो दो चीजें बन जाएंगी, उसको आप दो चीजें कह सकते हो। जिसको बिल ट्रांसफर हुआ है, एक तो क्या बोलोगे? एंडोर्सी, और एक क्या बोलोगे? होल्डर। तो एंडोर्सी और होल्डर भी क्या कर सकते? बिल को किसी और को ट्रांसफर। जिसको भी ट्रांसफर करेंगे वो क्या बनेगा? या तो एंडोर्सी या तो होल्डर। वैसे दोनों ही बनेगा। क्लियर? होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बन सकता है। तो कौन सा पर्सन है जो बिल को एंडोर्स कर सकता है? तो पेई कर सकता है। ड्रॉर को बोल सकते हैं, बट पेई शुड बी बेस्ट, क्योंकि क्या होता है जब ड्रॉर और पेई सेम पर्सन होते हैं तो उसको पेई बोला जाता है, ड्रॉर नहीं बोला जाता, क्योंकि जिसको पेमेंट मिलेगी वो पेई होता है। ड्रॉर का तो काम खत्म बिल ड्रॉ करने के बाद, लेकिन पेई का काम तो बाकी है ना। तो पेई कर सकता है, होल्डर कर सकता है, एंडोर्सी कर सकता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पढ़ा है ना, फॉर अ कंसिडरेशन जो बिल एक्सेप्ट करता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। बाकी बहुत बड़ा टॉपिक था, तो एक बार वो 3 वीडियोस देख लेना तुम चारों लोग, ठीक है भाई। अपन ने तो देख लिया सारे, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी अनमोल और आनंद ने भी देखी नहीं। चलो क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट एज पर सेक्शन 51 एवरी सोल मेकर ड्रॉर पेई एंडोर्सी और सेवरल जॉइंट मेकर्स ड्रॉर पेई एंडोर्सी में एंडोर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये सब लोग क्या कर सकते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेकर, बनाने वाला एंडोर्स कर सकता है। ड्रॉर, ड्रॉर भी मेकर एक ही इंसान होते हैं, वो एंडोर्स कर सकता है। पेई भी एंडोर्स कर सकता है, एंडोर्सी भी एंडोर्स कर सकता है, ठीक है। एंडोर्सर भी एंडोर्स कर सकता है। क्यों? जब पेई एंडोर्स करेगा तो क्या बन जाएगा? एंडोर्स। नहीं आया? देखो, ऑल्दो देयर आर ओनली 3 पार्टीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई और पे, खत्म। ये तो सिचुएशंस उनको बना रही है। तुम्हारा नाम जो है वही रहेगा ना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा नाम चेंज कर देता है ना, वही सिचुएशन।
ठीक है, अब क्या चेंज करते हुए देख लेना अपने हिसाब से। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट क्या होता है। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, नहीं 4 टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन फुल, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट। क्लियर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। 4 तरीके से आप एंडोर्समेंट कर सकते हो। मतलब जो बिल बनाओगे ना वो 4 तरीकों से एंडोर्स कर सकते हो। ब्लैंक एंडोर्समेंट, खाली पेपर। फुल, सब कुछ लिखा है। रिस्ट्रिक्टिव, किसी और को नहीं होगा इसके बाद। कंडीशनल, एक कंडीशन के बाद ही एंडोर्स होगा। देखते हैं क्या है, मतलब सिर्फ नाम से समझा रहा हूं कि एंडोर्समेंट बिल की वजह से कहला रहा है। अगर बिल खाली है शायद तब उसको कह रहे हैं, बिल पूरा भरा हुआ है, सब कुछ कंडीशन पूरी है, तो उसको ऐसा एंडोर्समेंट कह रहा है। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है किस पे डिपेंड है? बिल के ऊपर, कि बिल की कंडीशन कैसी, किस तरीके का बिल है। क्लियर? अब Section 16(1), if the endorser signs his name only, the endorsement is said to be blank. And he, if इतना ही छोड़ो पहले, देखो क्या होता है, एक बिल बना है पूरा, बिल की पेमेंट किस पर्सन को मिलने वाली है, बिल की पेमेंट किस पर्सन को मिलने वाली है उसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बिल के पीछे अपने साइन कर दिए और ये बोल दिया जिसके हाथ में ये बिल होगा ना उसको पेमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? ये ब्लैंक एंडोर्समेंट है। मतलब कोई भी ऐसा एंडोर्समेंट जिसमें कुछ चीजें लिखी ना हो, जिसमें ये नहीं लिखा हो कि ये एंडोर्समेंट का राइट किसको मिलने वाला है। तो किसको मिलेगा राइट? जिसके पास बिल होगा। तुमने अगर चोरी कर लिया तो तुम जाके पेमेंट ले आओ, तुमने किसी को दे दिया तो वो जाकर पेमेंट ले आएगा। वो बोलेगा सर मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? साइन तो कर दिया ना मैंने, जिसका मानो उसका नाम लिख देना, पेमेंट उसको देगी। चेक में भी यही होता है ना, मैंने यहाँ पे चेक फाड़ के रखा, उस पर अपना साइन कर दिया, मैं चला गया, तुम में से जो उसको उठा के अपना नाम लिख देगा वो चेक उसका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ है। मैं चाहता था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम लोगों को एंडोर्स करो। अब तुम 7-6 जने हो, किसको करूं? तो मैंने साइन कर दिया और तुम्हें दे दिया। जिसको अपना नाम लिखना है अपना नाम लिखकर उसकी पेमेंट ले लेना। अब तुम चाहो तो खुद जाकर पेमेंट ले आओ, तुम चाहो तो उसको फर्दर एंडोर्समेंट कर सकते हो। आया समझ? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो भी है ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जिसका मतलब क्या होता है? सिर्फ एंडोर्सर ने साइन करके छोड़ दिया। कोई भी ऐसा बिल जिसमें एंडोर्सर ने साइन करके छोड़ दिया हो वो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है। क्यों? सर नाम नहीं भरा इसलिए ब्लैंक कहता रहा है। अच्छा साइन नहीं करता तो राइट ही ट्रांसफर नहीं होता। सोचो ना, मेरा ब्लैंक चेक है, तुमने चोरी कर लिया, क्या पैसा ले पाओगे? नहीं, क्योंकि मेरे साइन तुम लोग कर नहीं पाओगे। हाँ साइन चोरी कर दिए तब कर दिया तो जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा खाली चेक है जिसमें साइन तक नहीं है तो तुम उसकी पेमेंट कभी नहीं दे सकते। क्लियर? पक्का? ब्लैंक फेस को नहीं है ना। अब देखो एंडोर्समेंट में फुल क्या होता है। एंड इफ वी एड अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी फुल। तो ऊपर जो एंडोर्समेंट अपन ने पढ़ा था, ऊपर वाला जो अभी अपन ने पढ़ा ना, ये नहीं ब्लैंक नहीं, इसके ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था? एंडोर्समेंट कब होता है? जब आप नाम लिखते हो। नाम किसका? एंडोर्सी का नाम, एंडोर्सर का नहीं। एंडोर्सी का नाम लिखते हो और साइन कौन करता है? एंडोर्सर। और बिल आपने कंप्लीट कर दिया, आगे से तो कंप्लीट ही होगा, पीछे आपने उसका नाम लिख दिया और अपने साइन कर दिया, डेट वगैरह डाल दी, है ना। यूजुअली क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डेट डालते हो ना, साइन करके नीचे डेट डाल देते हो, तो इसको कहा जाता है एंडोर्समेंट इन फुल। मतलब आपने जितना कुछ लिखना था ना सब कुछ लिख दिया है। अब जो पर्सन इस बिल को लेकर जाएगा उसको पेमेंट मिल, फर्दर भी ये ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? उस पर एक पेपर अटैच करो, एक और साइन कर दो, ट्रांसफर हो जाएगा। देखो कैसे होगा मैं समझाऊं, इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, कभी जिंदगी में तुम्हारा काम आ जाए, मान लो तुम लोग में से कोई कुछ बड़ा वो बन जाए, है कि नहीं, बिजनेसमैन टाइप वगैरह। जैसे कि बिल का पीछे का हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लो अनमोल लिखा और मैंने अपना
साइन कर दिया। क्लियर? अब अनमोल जाकर इस बिल से पेमेंट ले सकता है। मैं कौन बन गया? एंडोर्सर। और अनमोल क्या बन गया? अनमोल को पेमेंट नहीं चाहिए थी, अनमोल को इसको आगे ट्रांसफर करना था। अनमोल पता है क्या करेगा? इस पे एक स्लिप, एक कागज अटैच करेगा। यहाँ पे मान लो ये एक पेपर है, पीछे अटैच कर दिया। यहाँ पे अनमोल ने नाम लिख दिया, मान लो अतुल का, तो ये अतुल का नाम आ गया और अनमोल ने अपने साइन कर। तो बैंक क्या देखेगा? अरे इस पे तो पहले से ही कोई कर चुका है, लेकिन फिर देखेगा कि हाँ यार थोड़े दिन बाद ऐसा है, तो वो कंसिडर कर लेगा। कैसे करेगा? देखो, यहाँ पे अनमोल का नाम है और यहाँ पे अनमोल के साइन है, तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं? पहले राइट अनमोल के पास गया, फिर अनमोल ने किसी और को राइट दे दिया, तो इसलिए जो भी पर्सन पेमेंट लेके जाएगा उसका है। तो ये कैसा था? फुल एंडोर्समेंट, जहां पे जितनी जरूरत होती है आपने सब कुछ लिख दिया। तो फाइनली ये बिल में आपको कुछ लिखना नहीं, डायरेक्टली बैंक जाना है और जाकर पेमेंट। ब्लैंक में क्या था? नाम लिखना पड़ता। ब्लैंक कैसा होता? ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पे ये साइन का, नाम किसी का नहीं लिखा, जो भी अपना नाम लिखेगा वो पेमेंट ले लेगा, मतलब अभी भी कुछ खाली है, इसलिए एंडोर्समेंट ब्लैंक है। ठीक है, पक्का क्लियर हुआ ना? अच्छा आगे देखो, अदर पर्सन स्पेसिफाइड इज कॉल्ड एंडोर्सी। ये तो अपन जानते ही हैं, जिसका नाम लिखा जाएगा वो एंडोर्सी होगा, और जो अपना नाम जो ट्रांसफर करेगा राइट वो एंडोर्सर होगा। सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेक्शन नंबर 49 जो है वो ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट करता है। कर सकते हो तुम लोग ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट? कुछ भी तो नहीं करना, जहां पे नाम नहीं लिखा हो मुझे अपना नाम लिखना है। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कैसे करोगे? सर जिसपे साइन था, जैसे ये देखो अभी आपने ब्लैंक बनाया था, ये हमने नाम लिख दिया, क्या हो गया? फुल एंडोर्समेंट। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट भी क्या बन सकता है? फुल एंडोर्समेंट बन सकता है। कैसे? खाली कागज पे जो साइन थे ना, उसके ऊपर में किसी का भी नाम लिख दो, हो गया फुल। तो ये आपको कौन बताएगा? सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 कब है? नीचे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, नहीं यही पढ़ने को दे दिया। चलो, एज पर सेक्शन 49 द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक में without signing his own name by writing the above endorser signature a direction to pay other person to the endorsee convert the endorsement into full. The holder does not thereby incur any responsibility of endorser. तो जो बिल का होल्डर है ना, वो भी क्या कर सकता है? बिल को फर्दर एंडोर्स कर सकता है। अब समझो क्या है इसका, ध्यान से सुनो। ये अपना सेलर है, बाकी कहानी बायर वाली वही सब है ना। सेलर ने ये बिल उठाकर एंडोर्स कर दिया, किसको? रमेश को कर दिया। रमेश का नाम लिख, सॉरी सिर्फ साइन कर दिए और रमेश को कर दिया। अब रमेश के घर से ये चोरी हो गया और चोरी होके किसके पास आ गया? सुरेश के पास आ गया, चोरी हो गया। सुरेश चाहता है इसको फर्दर एंडोर्स करना और एंडोर्समेंट भी फुल एंडोर्समेंट करना। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? साइन तो किसके हैं? सेलर के ही रहेंगे, और ये यहाँ पे बंदे का नाम लिखेगा, तो भी ये क्या कहलाएगा? एंडोर्समेंट इन फुल। ठीक है, मतलब खाली एंडोर्समेंट को इन लोगों ने फुल एंडोर्समेंट में बदल। इसके अलावा एक सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लो कि रमेश ने इस बिल को चोरी कर लिया, तो रमेश क्या बन जाएगा? बिल का एंडोर्सी क्यों बनेगा? चोरी कर, होल्डर बने। होल्डर मतलब कोई भी पर्सन जो बिल को होल्ड करके अपने हाथों में रखता है, इज द होल्डर ऑफ द बिल, ही इज नॉट एंडोर्सी। एंडोर्सी कब बनोगे? जब राइट आपको मिलेगा। ये बन गया बिल का होल्डर। अब रमेश ने क्या करा? वैसे तो साइन किसकी होनी चाहिए थी? सेलर की। रमेश ने क्या करा? उस पर अपने साइन करे, अपने साइन करके ऊपर लिख दिया एंडोर्समेंट, दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड टू किसी XYZ पर्सन का नाम, तो भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? एंडोर्स। ठीक है, हाँ। जब चोर को पकड़ाई में आओगे तो रमेश पकड़ाई में आ जरूर जाएगा, लेकिन जिसको भी पेमेंट होनी है उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर? होल्डर इन ड्यू कोर्स की सिचुएशन। ठीक है, अपन को भी याद होगा आई थिंक SDC। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जो कंसिडरेशन से बिल लेता है। जैसे तुमने मेरा कुछ काम करा तो मैं तुम्हें बिल दे दिया, तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स हो,
इसके अलावा मैं तुम्हें गिफ्ट में बिल दे दिया तो तुम सिर्फ होल्डर रहो, क्योंकि ड्यू कोर्स मतलब कंसिडरेशन, और सिर्फ होल्डर यानी विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने कोई बिल दिया तो होल्डर भी इस बिल को ट्रांसफर कर सकता है, और जिसको भी मिलेगा उसके पास क्या आ जाएगा, गुड टाइप, मतलब उसको पेमेंट मिल जाएगी। चलो आगे देखो, अब आ जाओ एग्जाम्पल देख लेना। अब ये देखो, एज पर सेक्शन 55, इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट after have been endorsed in blank is endorsed in full, the amount of cannot be claimed for endorser in full, except by the person to whom it has been endorsed in full, or by anyone who delivers the title through such person. As per section 54, subject to the provision of hereafter contained, cross-check a negotiable instrument endorsement blank payable to the bearer thereof, even although originally payable to the order. ये कहा गया कि अगर कोई क्रॉस्ड चेक है which is payable to the payable to the order था, वो payable to the bearer भी हो सकता है। कैसे? अगर किसी नेगोशिएबल चेक पे आपका नाम लिखा हो तो इसकी पेमेंट तो आपको ही मिलनी है। आप कुछ मत करो, उस चेक पर एक स्लिप अटैच करो, स्लिप अटैच करके उस चेक को किसी और को एंडोर्स करो, और एंडोर्स भी कैसा करो, ब्लैंक एंडोर्समेंट, मतलब चेक के पीछे आप एक स्लिप पे अपने सिग्नेचर करो और ऊपर लिख दो दिस इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड टू, और डेट लिख दो। जिसके पास भी वो पता है चेक जाएगा ना, वो पेमेंट ले सकता है। इवन चेक भी क्या हो सकता है, एंडोर्स। क्लियर हुआ? तो चेक कैसे एंडोर्स करना, इनका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है अगर कोई चेक पेबल टू दी ऑर्डर होता, पेबल टू दी ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसी को पेमेंट, ठीक है? नाम लिखा हुआ था रमेश, तो पेमेंट भी रमेश को होगी। रमेश चाहता है इस चेक को एंडोर्स करना, कर सकता है? कर सकता है। वो चेक के पीछे क्या करेगा, एक स्लिप अटैच करेगा, उस पर लिखेगा दिस चेक इज एंडोर्स्ड टू, और अपने साइन कर देगा, डेट वगैरह डाल देगा। तो वो चेक पे जिस इंसान का बाद में नाम लिख जाएगा ना, उसको पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया? पक्का? चले आगे। अब 55 देखो ऊपर वाला, as per section 55, if a negotiable instrument after having been endorsed in blank, blank endorsement होने के बाद is endorsed in full, क्या हो गया? full endorse हो चुका, the amount of it cannot be claimed from the endorser in full except by the person to whom it has been endorsed. सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अच्छा कोशिश करो कि कुछ लिख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भाषा समझ में नहीं आएगी जब खुद पढ़ो। जो तुम लोग बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हो ना, कोई खूबसूरत नहीं है अपन सब में से, तो कोशिश करो लिखो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी तुम ही लोगों को। मैं तो पढ़ चुका हूँ, क्योंकि इवन ये सब सोचो कि मैं पढ़ने के बाद भी पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे भी हर चीज रटी हुई नहीं है। कैसे रट लोगे भाई? ये जो बन रहा है ये बच्चों जैसे तुम्हें लग रहा होगा, ये बच्चे काम आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं तुम्हें, और कुछ काम नहीं आता। तो कोशिश करो बनाते जाओ, अभी मत बनाओ, अब तो हो गया, ज्यादा क्लास भी नहीं। हाँ बोलो। सेक्शन 54 वाला एक बार हाँ देखो 54 और 55 दोनों, पहले 55 से। 55 में क्या हुआ देखो, ये है हमारा सेलर, इसने ये बिल को एंडोर्स कर दिया मिस्टर राम, और देखो कैसा एंडोर्स कर रहा है, ये पीछे का हिस्सा है, इस पे सिर्फ साइन है, किसी का नाम नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब ये राम ने क्या करा, इस बिल को रमेश को दे दिया और उस पे लिख दिया, साइन किसका होगा यहाँ पे? पहले तो सेलर का होगा, अब इसको एक स्लिप अटैच करनी पड़ेगी राइट ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर इसने एक स्लिप अटैच करी और यहाँ पे अपने साइन भी कर दिए और नाम भी लिख दिया। क्या बन गया ये? एंडोर्समेंट इन फुल। फुल हो गया ना? अगर सिर्फ साइन करा है तो ब्लैंक एंडोर्समेंट, और नाम भी लिख दिया तो फुल एंडोर्समेंट। अब रमेश क्या चाहता था, इस बिल को आगे किसी को ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो इसको फर्दर एंडोर्स नहीं कर। मतलब एंडोर्समेंट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा?
एक और स्लिप अटैच करनी पड़ेगी, एक और नाम लिखना पड़ेगा, एक और साइन करना पड़ेगा, सिर्फ तभी कर पाएगा। अगर वो चाहे कि मेरी जगह कोई और पेमेंट लेने चला जाए तो ऐसा नहीं, तो पेमेंट लेने सिर्फ रमेश को ही जाना पड़ेगा, कोई और पेमेंट लेने नहीं जा सकता। और अगर यहाँ पे राम अगर रमेश का नाम नहीं लिखता तो ब्लैंक एंडोर्समेंट में कोई भी पेमेंट लेने जा सकता था जिसका नाम पीछे लिखा है। क्लियर हुआ? ये था सेक्शन 54। अब 55। अब 54 में डाउट था ना, सुनो, यहां से मैंने एक क्रॉस चेक बनाया, क्रॉस चेक समझते हो ना, ऐसा चेक बनाया। So, subject to the provision of contained cross check, a negotiable instrument endorsed in blank payable to the bearer, even thereof, even although originally payable to the author. यहाँ पे मैंने किसी का नाम, जैसे अनमोल का नाम भी लिखा चेक पे, साइन का, कैसा चेक है? पेबल टू दी ऑर्डर। बियरर मतलब समझते हो ना, जिस इंसान के हाथ में चेक है, जो चेक को बियर कर रहा है, उसको पेमेंट मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड पेबल टू दी बियरर। पेबल टू दी ऑर्डर का मतलब एक चेक की पेमेंट उसको मिलेगी जिसका नाम लिखा हुआ है। नाम अनमोल का लिखा है, पेमेंट सिर्फ अनमोल। अनमोल ने क्या करा, इसके पीछे एक स्लिप अटैच करी, अपने साइन कर दिए, और नाम वाला पोर्शन, पीछे जो स्लिप में नाम होता है ना एंडोर्समेंट की, वो खाली छोड़ सकता है, छोड़ सकता है, और छोड़कर आनंद को दी। ये क्या बन गया? पेबल टू दी बियरर। कैसे? जब तक इस चेक पे नाम लिखा था तो ये क्या कह रहा था? ऑर्डर। अब अनमोल ने क्या करा, इस चेक को आनंद को दे दिया, और ये चेक का पीछे का हिस्सा है जहां पे अनमोल ने अपने साइन कर दिए। क्लियर? और नाम वाली जगह पीछे खाली छोड़, तो यही ऑर्डर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्यों? पीछे जो अपना नाम लिख लेगा ना, पेमेंट उसको मिल जाएगी, इसलिए। क्लियर? तो सेक्शन 54 क्या कह रहा है? कभी कभी जो ऑर्डर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो भी बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका नाम लिखा है, अगर वो पीछे एंडोर्समेंट अटैच कर दे और साइन करके छोड़ दे, तो वही चीज बियरर के लिए हो जाएगी, जो नाम लिखेगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आया? पक्का? एग्जाम्पल देख लो। अब आओ, रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है एक, और कंडीशनल क्या होता है। खत्म फिर टॉपिक, और कुछ भी है इसमें नहीं। एग्जाम्पल अपन को पढ़ने हैं, नहीं समझ में आओ तो पूछना, ठीक है? मतलब आई थिंक इंटर में आ गए तो इतना अपन कर सकते हैं, फाउंडेशन होता तो चलता है ना। कर सकती हूँ कि बताऊं? नहीं, बोलोगे तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं, बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वी आर इनफ कि अपन लोग कर सकते हैं। बता देना नहीं बने। चलो देखो 50 देखो। As per section 50, endorsement of negotiable instrument followed by delivery has an effect of transferring the property in instrument to endorsee with further right of negotiate that instrument, but endorser may express by words restrict or exclude such right will be called a restrictive endorsement. अब कुछ मत करो, negotiable instrument के पीछे अपने साइन करो, ठीक है? जिसको देना है, जिसको एंडोर्स करना चाहते हो, उसका नाम लिख दो, नाम लिख दिया, और यहाँ पे एक लाइन लिख दो, रिस्ट्रिक्टिव नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या है? अगर आनंद कितनी भी स्लिप लगा ले ना इसके पीछे, तो भी आनंद इस बिल को ट्रांसफर एंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्टिव। लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि दुनिया में एक ही आनंद नहीं। तो ये लिमिटेशन है कि अगर आप रिस्ट्रिक्टिव यूज कर दो तो नेगोशिएबल ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन सोचो अगर ऐसा होगा तो आपका जो एक्ट है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एनआई का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप रिस्ट्रिक्टिव लिख दोगे तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो फिर भी ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? दुनिया में एक इंसान होता नहीं, बहुत लोग होते हैं। पूरा नाम लिखा हो तो क्या दुनिया में एक ही इंसान होगा आनंद के नाम का पूरे सरनेम के साथ? नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। बहुत ऐसा नाम तो नहीं है कि दुनिया में एक ही होगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं ना होगा। तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या होता है? जहां सेम टू सेम किसके जैसा होता है? फुल एंडोर्समेंट के जैसा, ब्लैंक के जैसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ब्लैंक में ब्लैंक कभी कोई नहीं बनाएगा। क्यों? फिर रिस्ट्रिक्टिव लिखेगा ही क्यों? ये भी तो सोचो। तो ब्लैंक तो नहीं, फुल ही होगा, बस उसमें एक लाइन ऐड हो जाएगी, क्या? रिस्ट्रिक्टिव।
नॉन ट्रांसफरेबल, नॉट नेगोशिएबल, तीनों में से जो ऐड करना है कर सकते हो। जिसका मतलब क्या है, ये बिल फर्दर किसी और पर्सन को एंडोर्स नहीं हो सकता। डन, समझ में आया? आगे देखो, as per section 50 of the negotiable instrument followed by delivery, transfer to the endorsee the property therein with the right of further negotiation, but endorsement may be expressed by restrict or exclude such right may merely contribute the endorsee as an agent to endorsee the instrument to receive the content of endorser for some other specified person. तो इन दैट केस यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जिसने ट्रांसफर करा है ही इज द प्रिंसिपल एंड ही इज डायरेक्टिंग हिज एजेंट कि भाई इस चेक को किसी और को ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोला है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप समझते हो तुम लोग, कंसाइनमेंट वगैरह में पढ़ी होगी कभी, कि जैसा प्रिंसिपल ने बोल दिया एजेंट को वैसे ही कर। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसा एंडोर्सर ने बोला एंडोर्सी को वही करना पड़ेगा, वो चाहकर भी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, मैं उसकी बात मान रहा हूँ और क्या करता हूँ, इसलिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्लियर? आगे, the effect of restrictive endorsement is that endorsee gets the right to full payment of the bill. जिसको एंडोर्स हुआ है ना उसको पूरा पैसा मिलेगा, 1 रुपए भी ये नहीं होगा कम ज्यादा मिले, लेकिन वो साथ साथ देखो, and has right to sue the party for bill if no payment is received. अगर पेमेंट नहीं मिली तो मैं केस फाइल भी कर सकता हूं उस पे, बस मैं एक काम नहीं कर सकता, उस बिल को फर्दर ट्रांसफर। तो यहाँ पे राइट क्या मिले एंडोर्सी को? पेमेंट, राइट टू पेमेंट और राइट टू स्यू दी पार्टी, है ना, राइट टू क्लेम, राइट टू स्यू। ठीक है, अब आगे देखो, द नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कम्स टू द एंड व्हेन द लास्ट एंडोर्समेंट ऑफ द पर्सन टू स्यू अपॉन। मतलब ये कहा गया कि सर ये बिल जो है ये खत्म कब होगा? जब फाइनली या तो पेमेंट हो जाएगी और फाइनली या तो केस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो आप केस करोगे, केस रजिस्टर हो जाएगा। इन केस अगर पेमेंट मिल गई तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट खत्म कब होता है? जब उसकी पेमेंट मिल जाती है या जब वो बाउंस हो जाता है या उसकी पेमेंट नहीं मिलती। आगे देखो, however when the restrictive endorsement transfer the right for further endorsement or transfer all subsequent endorsee get the bill with same right and liability as the first endorsee after the first restrictive endorsement। ये कहा गया कि भाई एक बार रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट लिखा गया तो वो एंडोर्समेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन शायद ऐसा हो कि वो जो एंडोर्समेंट है वो बहुत लोगों से आया हुआ हो, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है इसने इसको ट्रांसफर करा, इसने इसको करा, इसने इसको करा, और जब इसने यहाँ पे करा तो इसने लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। तो यहां तक तो वो एंडोर्समेंट कितना भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जैसे ये वर्ड नोट डाउन हो गया जिसमें जैसे ही लिखा गया नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब ये बिल जो है इसके बाद फर्दर ट्रांसफर नहीं। अच्छा, जैसे ये बिल इसको ट्रांसफर हो गया तो इसके पास राइट्स आ जाएंगे और इन सभी लोगों के ऊपर क्या आ जाएगी? लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी? अगर इसको पेमेंट नहीं मिली तो ये इस पे केस करेगा, इसको नहीं मिली तो ये इस पे केस करेगा, ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा और ये ड्रॉई पे करेगा। तो हाँ, फाइनल लाइबिलिटी तो ड्रॉई की होगी, लेकिन भाई मैं क्या करूंगा, मुझे तो इससे पैसा लिया था, मैं इस पे केस करूंगा, इसको इससे लिया तो इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा। समझ में आया? वो फाइनल लाइबिलिटी किसकी आएगी? ड्रॉई की। और फाइनल राइट किसके पास होगा? जो लास्ट अपना ट्रांसफर था, लास्ट एंडोर्सी था उसके ऊपर। क्लियर? अच्छा, ये देखो, एज पर सेक्शन 40 इफ द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ एंडोर्सी destroys or impairs the endorser's remedy against the prior party, the endorser is discharged from the liability if the instrument has been paid at maturity। ये कहा गया कि सर अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप लोगों को दिया, जैसे एक चेक बनाकर दिया, मैंने कहा ये लो चेक और चेक से जाकर कल पैसा ले लेता, तुम लोगों ने क्या करा? गलती से चेक को फाड़ दिया, 4 टुकड़े कर। अब क्या तुम्हें चेक की पेमेंट मिलेगी? कभी नहीं। मेरी बुक्स में लिखा है कि मैंने XYZ पर्सन को चेक की पेमेंट दे दी,
अब अगर तुम मेरे पास आकर ये भी बोलोगे ना कि हमें दूसरा चेक बना के दो, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं चेक बनाकर नहीं दे सकता। क्या प्रूफ है कि तुम सच बोल रहे हो? तुम फटा हुआ चेक में, मैंने कहा ये तो प्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें 2 चेक दे दिए, तुम क्या कर सकते हो? दोनों चेक बैंक में डाल सकते हो, तो मेरे तो कितने अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे। तो अगर एक बार आपने किसी को चेक दे दिया और उस चेक को होल्डर ने फाड़ कर फेंक दिया, तो एंडोर्सर की लायबिलिटी खत्म, एंडोर्सर को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, फाइनल लायबिलिटी किसकी है? ड्रॉई की। हम ड्रॉई को कह सकते हैं, पूरा केस बना के, मतलब पूरा एक मैटर डिस्क्लोज करके ड्रॉई को कह सकते हैं कि रियलिटी में केस चेक जो है वो खराब हो गया है और ये प्रूफ रहा है, ये हम आपको गवाही दे दें, ये करके आप पेमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर अदरवाइज देखोगे इस चीज को, तो आप एंडोर्सर को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो एंडोर्सर को कैसे डिस्चार्ज। ये हो गए अपनी 3 पार्टीज। ये कौन है? एंडोर्सर, एंडोर्सी। फिर जब ये ट्रांसफर करेगा तो ये एंडोर्सर और ये एंडोर्सी। इसने चेक को फाड़ दिया, क्या ये इससे पेमेंट ले सकता है? नहीं। ये क्या बोलेगा? भाई मैंने तो चेक बनाया नहीं था, मैं कैसे दूसरा चेक बना के दे दूं? मेरी लायबिलिटी। चलो ठीक है, जैसे जैसे ये मान गया, ये इसके पास जाएगा, ये बोलेगा मेरा चेक थोड़ी था, बनाया तो उसने, मेरी लायबिलिटी। तो चेक अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो किसकी लायबिलिटी खत्म होती है? एंडोर्सर। क्यों? एंडोर्सर वैसे भी दूसरा चेक बनाकर दे ही नहीं सकता। अगर आप प्रूफ लेकर भी आ जाओगे तो वो क्या बोलेगा? मैं कैसे चेक बना कर दूं? चेक बनवाना है तो सीधे ड्रॉई से बनवाओ, वो भी सब प्रूफ लेकर जाओगे तब तक। कोई भी पर्सन ऐसे डबल से चेक बनाकर नहीं देता। ठीक है, चलो आगे देखो। Quite possible the holder of negotiable instrument lost the instrument before the date of maturity. In such case of section 45 of the act, holder has right to claim the duplicate copy of the lost bill, subject to giving security to the drawer. If required to indemnify him against the all person, whatever the case may be alleged to have been lost shall be found again. मान लो आपके पास मेरा चेक रखा हुआ है, आप लोगों ने उसको गुमा दिया, क्या पता आपके पास उस चेक की कोई डुप्लीकेट कॉपी हो। होती है चेक की 2 कॉपीज हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई चेक की डुप्लीकेट कॉपी है तो आपको फटाफट ड्रॉई को बताना पड़ेगा कि ड्रॉई नहीं सॉरी, जो चेक बना रहा है ड्रॉअर मेकर, कि ड्रॉअर मेरा जो चेक था वो गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है, मुझे डुप्लीकेट चेक पे आपकी कंसेंट चाहिए कि मेरा अपना चेक गुम हो गया था और नया चेक अपन इशू कर रहे हैं। और अगर मान लो पुराना चेक किसी और के हाथ में लग गया और वो बैंक पैसे लेने चला गया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? होल्डर जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि होल्डर को तो पैसा चाहिए। क्लियर? और हाँ, कुछ नहीं करते लोग, क्या करते हैं? स्टॉप पेमेंट लगवा देते हैं चेक पे, तो फिर वो चेक की पेमेंट नहीं होती है, बाउंसिंग चार्ज कटते हैं और कंसल्ट के बाद वो चीज सॉल्व होती है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर सुनो, मैंने कोई चेक बना के तुम लोगों को दिया, तुम लोगों ने घुमा दिया उसको, घुमाने के बाद वो चेक किसी XYZ के पास चला गया, अभी अपन को नहीं पता किसके पास गया। तुम लोग मेरे पास आए, तुमने कहा सर चेक गुम हो गया, नया बना दो या डुप्लीकेट कॉपी दे दो, मुझे पेमेंट चाहिए। तुम लोगों ने पेमेंट दे दी, लेकिन मैं तो घबराया हुआ हूं ना यार कि मेरा वो चेक किसी के साथ चला गया, तो उसको भी तो पेमेंट देनी पड़ेगी। तो तुम लोग कहोगे सर हम आपको इंडेमनीफाई करते हैं, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लॉस। तो आप अभी चेक दे दो, अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, देन आई विल पे दी अमाउंट। क्लियर? तो होल्डर को पेमेंट तो मिल गई, लेकिन होल्डर को इंडेमनीफाई झेलना पड़ रहा। होल्डर को किसी और पार्टी के लॉस को रिकवर करना पड़ेगा अगर वो पार्टी फंस गई। आया समझ? पक्का? बाकी का कंडीशनल पढ़ी लो 2 मिनट में, फिर एग्जांपल्स तुम लोग देख लेना, फिर कल से मटेरियल अल्टरेशन डिस्कस करते हैं। चलो देखो ध्यान से सुनो। As per section 52 of the act, endorser negotiable instrument may by express words or in the endorsement exclude own liability thereupon, make such liability of the right of the endorsee to receive the amount depend upon the happening of a specified event, although event may never happen, it is called conditional endorsement. Contingent contract पढ़ा? Contingent contract नहीं पढ़ा? कभी कभी जो चेक्स होते हैं वो कंडीशनल चेक्स हो जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ये स्पेसिफाइड इवेंट के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। जैसे
कभी कभी क्या होता है, गुड्स की डिलीवरी होती है, तो हम कहते हैं पहले यहाँ पे माल आ जाएगा, माल आ जाने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एंडोर्स तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए पीछे कंडीशन छुपी हुई है। अगर कंडीशन पूरी होगी तभी आप एंडोर्सर और एंडोर्सी कहलाओगे, नहीं तो कभी नहीं कहलाओगे। मान लो ट्रक रास्ते में आ ही नहीं पाया, रुक गया, लॉकडाउन लग गया, ट्रक गिर गया, कुछ भी हो गया, इन दैट सिचुएशन ट्रक कभी घर तक पहुंच ही नहीं पाया, तो ना कभी आप एंडोर्सी बन पाओगे ना वो एंडोर्सर। क्यों? राइट ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि चेक पे क्या लिखा है, बिल पे क्या लिखा है, इस इंसान को पेमेंट तभी मिलेगी जब वो माल उतर के यहाँ पहुंच जाएगा, माल कभी पहुंचा ही नहीं तो पेमेंट अभी नहीं। क्लियर? तो कंडीशनल एंडोर्समेंट में आप कुछ कंडीशन डालते हो तभी आपको बिल का, चेक का पैसा मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? आज का तुम लोगों का टॉपिक है इतना, तुम लोगों को पूरा पढ़ना है। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो।